Standalone application, then web application, and third one is a distributed application. हे जे आहेत हे ऍप्लिकेशनचे काही टाइप्स आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण कव्हर करतो वेब ऍप्लिकेशन अँड डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. आणि याच्यामध्ये कुठल्याही ऍप्लिकेशन मध्ये 3 मेजर पार्ट आहेत. पहिला जो आहे तो युजर, दुसरा जो आहे तो सर्व्हर. युजरलाच आपण क्लायंट सुद्धा म्हणतो. दिस इज अ सिमिलर क्लायंट. सर्व्हर ज्याला आपण बॅकएंड सुद्धा म्हणतो, बॅकएंड. आणि इथे याला फ्रंट एंड सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे. अँड फायनली थर्ड कंपोनेंट जो आहे ऍप्लिकेशन मधला तो आहे तुमचा डेटाबेस. ठीक आहे. सो हे जे 3 कंपोनेंट आहेत मेजरली तुमचे, या तीनही कंपोनेंट मध्ये फ्रंट एंड डेव्हलपर, UI डेव्हलपर ज्या आहेत आणि युजर फ्रेमवर्क किंवा क्लायंट फ्रेमवर्क ज्याला आपण म्हणतो, जसं की अँग्युलर. काल आपण हे पण डिस्कस केलं की व्हॉट इज अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क म्हणजे की ऑलरेडी कोड लिहून ठेवलेला आहे आणि त्याचं जे वर्किंग फ्लो आहे की कशा पद्धतीने वर्क करायचं आहे ते सुद्धा डिसाइडेड झालेलं असतं. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त पर्टिक्युलर कोड जो आहे लिहायचा आणि आपण लिहिलेला जो कोड आहे तो या फ्रेमवर्क त्यांच्या वर्कफ्लो नुसार कॉल करत असतात, तर त्याला आपण फ्रेमवर्क म्हणतो. तर टॉप ज्या क्लायंट साइड फ्रेमवर्क आहेत ज्या यूज करतात जावास्क्रिप्ट. फॉर एक्झाम्पल आपण लिहिलेलं अँग्युलर, रिॲक्ट, व्ह्यू, या जे काही फ्रेमवर्क आहेत ज्या यूज होतात क्लायंट साइडला, जे काही वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन, लार्ज स्केल ऍप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स ऍप्लिकेशन लिहिण्यासाठी यूज केले जातात. आणि अँग्युलर मोस्टली काय सपोर्ट करते, कोणत्यासाठी बनवली जाते, सिंगल पेज ऍप्लिकेशन साठी आपण यूज करतो अँग्युलर या क्लायंट साइड फ्रेमवर्कला. आता आपण रोल जो आहे तो आपला फ्रंट एंड डेव्हलपर आहे किंवा UI डेव्हलपर आहे, जे की आपण वेब डेव्हलप करणार आहोत. बॅकएंड साइडला बॅकएंड मध्ये काय बनवलं जातं, तर बॅकएंड मध्ये API बनवल्या जातात. API चा जो काही रिस्पॉन्स असतो तो घेतला जातो आणि चांगल्या प्रकारे दाखवायचा, जो की युजर त्याला यूज करू शकेल अशा स्वरूपात त्याला आपण बनवतो. म्हणजे जे फ्रंट एंड डेव्हलपर असतात ते बनवतात. बॅकएंड डेव्हलपरचं काम काय आहे, तर तुम्हाला स्क्रीन शेअर करून दाखवतो परत एकदा. लेट्स सी मेक माय ट्रिपचं घेऊया एक्झाम्पल. एक मिनिट. तुम्हाला हे स्क्रीन दिसत आहे, मेक माय ट्रिपची मी ही ओपन केलेली आहे. हा, याच्यावर मी राईट क्लिक करून इन्स्पेक्ट करत आहे फक्त. आणि आपल्याला जो सर्व्हर जो डेटा मिळतो नेटवर्क थ्रू, जर तुम्ही गेलात की तुम्हाला तो पर्टिक्युलर डेटा मिळेल. मी सर्च या बटनवर क्लिक करतो. बघा मी काय सर्च केलेलं आहे, फ्लाईट सर्च केलेले आहेत. ठीक आहे. तर ह्यांचा एक डेटा जो आहे मी फेच करून घेतोय. एक जस्ट सिंपल API जी आहे ती दाखवतो तुम्हाला, ज्याच्यामध्ये डेटा जेसन मध्ये डेटा आला असेल. बघा ही एक API आहे पर्टिक्युलर, आणि याचा जो डेटा आहे तुम्हाला याच्यामध्ये डेटा मिळेल, हे असा डेटा मिळणार. बघा हे आता तुम्हाला थोडस नवीन आहे, पण हा डेटा असा मिळालेला आहे या स्वरूपात. जर तुम्ही डेटा जर बघितला तर
हा डेटा जो आहे तो तुम्हाला काही कळणार आहे का कोणाला? हा वाला डेटा आहे युजरला काही कळेल का? नाही सर. वॉलेट ट्रान्झॅक्शनचा डेटा आहे सपोज, ठीक आहे. अजून याला फ्लाइट वगैरे काहीतरी फेअर कॅलेंडर आहे, ठीक आहे. फेअर कॅलेंडरचं घेऊया. इथे बघा आता फेअर कॅलेंडर मी UI मध्ये ओपन करतोय. हे बघा, हे दिसतंय तुम्हाला फेअर कॅलेंडर? म्हणजे की 4 तारखेला विमानाचं किती तिकीट आहे सांगा मला. दिसत आहे का तुम्हाला? 8150. बरोबर. आणि पण तो डेटा कसा आला? तो बघा अशा पद्धतीने तो डेटा आलेला आहे. थांबा एक मिनिट. हा बघा, फेअर्स 100123 याचं जे आहे तो अशा पद्धतीने आला. डेट त्याची 1003 ला कसा डेट आलेला आहे? ₹4065. किती तारखेचा आहे हा? याची तारीख किती आहे? फ्रायडे मार्च 10 मार्च आहे. 10. पण हा डेटा बॅकएंड वाले आपल्याला असं पाठवणार तुम्हाला, म्हणजे आज मी तुमच्या दृष्टिकोनाने बघितलं की जर आपण सगळे फ्रंट एंड इंजिनियर आहोत, ठीक आहे, तर तुम्हाला डेटा मिळणार आहे असा, पण तुम्हाला दाखवावं लागेल कसा? दिसत कसा आहे तुम्हाला? सो तुमचा जो रोल आहे की अशा पद्धतीने, आणि हा जो डेटा आहे याला म्हणतात, हा जो फॉर्मॅट आहे डेटाचा याला जेसन फॉर्मॅट असं म्हणतात. आता तुम्हाला हा डेटा फक्त ब्युटिफाय करायचा आहे, तुम्हाला जास्त काही लॉजिक लावायचं नाही. तुम्हाला आलेला डेटा कशा चांगल्या पद्धतीने युजरच्या समोर सर्व करता येईल, दाखवता येईल, ही तुमची रिअल टाइम मध्ये काम आहे. आणि अजून त्यालाही सोपं करण्यासाठी फ्रेमवर्क बनवून ठेवलेले आहेत. रेडीमेड कोड तयार केलेला आहे, बॉयलर प्लेट फंक्शनॅलिटी जी काय आहे ती डिफाईन केलेली आहे. फ्लो तुम्हाला फक्त दिल्या गेलेल्या काही स्टेप्स ज्या असतात त्या फॉलो करायच्या असतात, त्या कन्सेप्ट तुम्हाला समजून घ्यायच्या असतात. आता ही जी फ्रेमवर्क आहे जी आपण आता स्टडी करणार आहोत, राहुल राज, अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो मुझे थोड़ा सा बता देना यार भाई. आई गेस राहुल. हेलो राहुल. हाँ I'm सर, audible? सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ मतलब सर। समटाइम ना मैं पूरा मराठी में बात करता हूँ नहीं तो सर, थोड़ा कोई इशू नहीं। नहीं है ना. तो क्या होता है ना, हमारा ये काम है कि बैकएंड का जो भी डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, और आपको ये फ्रेमवर्क जो है सीखनी है. और सीखने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसके कुछ 5-6 कंपोनेंट है जो लास्ट डे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. कंपोनेंट है, सर्विस है, मेटा डेटा है, डायरेक्टिव्स है. ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है और हर जगह पे इस्तेमाल करनी है. बस बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए, इतना कुछ डिफिकल्टीज है नहीं. हाँ, लेकिन एंगुलर इंटरनली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है? तो मैंने आपको कल बता दिया था कि एंगुलर जो है वो इंटरनली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? तो वो इस्तेमाल करता है टाइपस्क्रिप्ट. यस, ये टाइपस्क्रिप्ट करता है. अभी टाइपस्क्रिप्ट किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है. कब बनाई है? 2012 में बनाई है. किसने बनाई है टाइपस्क्रिप्ट? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है. अरे लेकिन इसके पहले एंगुलर डायरेक्टली एंगुलर नहीं आया. एंगुलर के पहले कौन सा था? एंगुलर जेएस था. ये एंगुलर जेएस जो है इसे कहते हैं 1x, यानी कि इसका 1x का मतलब होता है कि 1.0 ऐसे. और ये जो एंगुलर 1.0 है ना, ये बनाया गया था जावास्क्रिप्ट से, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है? एंगुलर जेएस, जेएस फॉर द जावास्क्रिप्ट. ये लेकिन फिर गूगल वाले जो थे जिन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाई, उनको पता चला कि कुछ डाउनफॉल है इसमें, हम लोग बड़े स्केल में हम उसे कर नहीं सकते, तो उन्होंने पूरे के पूरे एंगुलर को रीराइट किया. और जब जावास्क्रिप्ट से बना रहे थे तो उनको ये कुछ उसमें डिसएडवांटेज पता चले, मीन्स कुछ डीमेरिट थे, कॉन्स है. जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट जो उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट बनाई थी, ये वाली टाइपस्क्रिप्ट, तो ये वो टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एंगुलर जो है, अभी एंगुलर जो है जेएस हटा दिया, सिर्फ जेएस हटा दिया, सिर्फ एंगुलर रख दिया. जो भी एंगुलर का वर्जन 2.0, यानी कि हम लोग ना समझने के लिए 2x लिखते हैं यहाँ पे,
तो 2.0 के आगे जो भी वर्जन होगा एंगुलर का उसे हम लोग सिर्फ एंगुलर कहते हैं, ठीक है। और वो कौन से लैंग्वेज से लिखा हुआ है एंगुलर, पूरा का पूरा जो एंगुलर फ्रेमवर्क बनाया गया है वो कौन से लैंग्वेज से लिखा है, टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट कब बनाई गई, 2012 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। इसमें अगर कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे, बट मेरे हिसाब से 2012 से की हुई है, सो नो वरीज, करेक्ट है। ये रिलीज डॉक्यूमेंट में देख लो, आप गूगल कर लेना ये थ्योरी पार्ट को कि कब बनाई है। अगर इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग सो लेट मी नो। तो चलिए अभी इसके बाद क्यों जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड और बैकएंड साइड दोनों जगह पे इस्तेमाल होती है। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है उसको क्यों हमें लाना पड़ा, क्योंकि कुछ तो खामियां है। सम आर द डिसएडवांटेज देयर इन द जावास्क्रिप्ट फेसेस द गूगल डेवलपर्स। गूगल के जो डेवलपर को लगा कि कुछ तो कमियां है इसमें, इसीलिए उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले क्या था वो जो पॉइंट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, मेजर पॉइंट देखते हैं वैसे है डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। कौन से हो सकते हैं, तो पहला है डायनामिक टाइप। अभी ये समझ हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। डायनामिक टाइप। दूसरा जो है रन टाइम एरर डिटेक्शन। रन टाइम एरर डिटेक्शन, ये दो जो चीजें हैं ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक है जावास्क्रिप्ट में। तो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट का पहला सेशन डिस्कस किया है, ओके, वो लोग बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनामिक टाइप, या इसे स्ट्रिक्टली टाइप भी कहा जाता है। तो क्या है, डायनेमिक मीन्स हमें वेरिएबल का मतलब मेंशन नहीं करना पड़ता ना, वेरिएबल कौन सा है वो मेंशन नहीं करना पड़ता। ओके ओके। तो डायनामिक टाइप का मतलब ये है कि दो तरह के टाइप हम लोग मान सकते हैं, स्टैटिक या स्ट्रॉन्ग टाइप। इसका टाइप का भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, मुझे कोई डेटा स्टोर करना है वेरिएबल का, जैसे कि मैं ले लेता हूँ नंबर, जैसे कि ले लेता हूँ सैलरी, ठीक है। मैं सैलरी ले लिया मैंने यहाँ पे। अभी आप लोग मुझे बताओ कि सैलरी जो है, आई एम योर सैलरी, क्या मैं सैलरी को ऐसे लिख सकता हूँ, No, sir. No. नो। तो ये जो डबल कोट में होता है वो डेटा होता है कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग, String. ओके। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है पता है, कि जावास्क्रिप्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि ये मैंने वेरिएबल है तो इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकता हो। अगर आपने ऐसे लिखा, लेट्स सी, आपने ऐसे भी लिखा तो भी इसे क्या समझा जाएगा, इसे समझा जाएगा कि ये स्ट्रिंग है यानी कि कैरेक्टर्स है। जब तक ये डबल कोट है तो इसे कैरेक्टर ही समझेंगे। और जावास्क्रिप्ट में आपको सब कुछ अलाउड है। आप एक वेरिएबल के अंदर, अभी सैलरी यहाँ पे नंबर है तो सैलरी आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम फाइन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सैलरी सैलरी इज ट्रू। यानी कि क्या, कि वेरिएबल के अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और रन टाइम में जावास्क्रिप्ट इसे आइडेंटिफाई करेगी कि अरे ये डबल कोट में है तो ये स्ट्रिंग है, ये डबल कोट में है तो स्ट्रिंग है, अगर ये ट्रू फॉल्स है तो ये बुलियन वैल्यू है, ऐसे ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं आगे जाके मैं सोच रहा हूं कि सैलरी सैलरी इनटू सैलरी, इसका कोई कैलकुलेशन होगा क्या, No, sir. नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है और ये सिर्फ नंबर पे जो है ऑपरेशन होगा। तो ये जो पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो था जावास्क्रिप्ट में जो था कि हम वेरिएबल के अंदर किसी भी तरह की वैल्यू डाल सकते थे, जिसे कहते हैं लूजली, या जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक, डायनामिक
यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटा हम डाल देंगे और रन टाइम पे जब प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, यानी प्रोग्राम रन करने के बाद यहाँ पे एरर देगा वो। मतलब कि रन तो होगा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, और जब यहाँ पे आएगा तब वो इशू देगा। चलो मान लीजिए कि ये भी हो गया। अभी सोचिए कि ये छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर गलती से अगर कोई अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो और आपने वहां पे अमाउंट जो है नंबर के बजाय कुछ स्ट्रिंग में डाली, तो क्या होगा? वो विड्रॉ हो गया अमाउंट बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे या कुछ ऐसा? No, sir. नहीं। तो डायनामिक टाइप या लूजली टाइप उसे कहते हैं वेरिएबल कैन स्टोर एनी वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पहली बात। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता था टाइप्स, यही एक प्रॉब्लम है जो बड़ा सा डिसएडवांटेज होता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये भी एक रीजन है। और ये जो एरर है ये रन टाइम पे ही, मतलब कि रन होने के बाद ही ये एरर देगा, करेक्ट? ये जो Yes, sir. कैलकुलेशन है ये कब देगा? जब प्रोग्राम रन होगा तब ये एरर देगा, पहले एरर नहीं बताएगा ये। तो ये हुआ दूसरा प्रॉब्लम कि ये जो एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का है, जैसे कि मान लो ठीक है मैंने यहाँ पे नंबर डाला तो ये चल जाएगा। देखो ये अगर मैंने नंबर डाला यहाँ पे और कुछ नहीं किया तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये अभी क्या है आपका अवेलेबल, क्या है? नंबर है, तो ये चल जाएगा। ये वाला जो है टोटल इक्वल टू समथिंग चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। लेकिन गलती से अगर किसी ने इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डाली तो ये भी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, लेकिन यहाँ पे जाके रन टाइम में एरर दे देगा, वो चलेगा नहीं। तो यानी कि जो एरर पहले ही पता होना चाहिए प्रोग्राम रन होने से पहले, वो पहले पता नहीं होते हैं जब ये डायनामिक टाइप होती है या लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन है, PHP है, जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी डेटा हम लोग डाल सकते हैं। अभी दूसरी आती है स्टैटिक, स्ट्रॉन्ग, या जिसे हम लोग स्ट्रिक्ट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसके अंदर आप अगर यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हो उसके पहले आपको इस तरह से लिखना पड़ता है INT, यानी कि नंबर ही स्टोर करेगा। INT यानी नंबर रिप्रेजेंट करेगा। या तो फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट का लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे मान लो नंबर लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू स्टोर करने देगा क्या ये? यहाँ पे मैं ऐसी वैल्यू स्टोर करूंगा क्या? नहीं. ये कंपाइल टाइम पे ही बोलेगा इट विल नॉट अलाउ दिस वैल्यू, हम लोग स्टोर नहीं, रन करने से मतलब रन ही नहीं होगा वो प्रोग्राम, मतलब रन ही नहीं होगा वो प्रोग्राम। तो ये दोनों जो डिसएडवांटेज थे ये दूर किए गए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कौन से डिसएडवांटेज दूर कर दिए गए मेजर? पहला जो था वो बना दिया स्टैटिक या स्ट्रॉन्ग टाइप, कि कंपलसरी वेरिएबल के अंदर जब डेटा स्टोर कर रहे हो या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको कंपलसरी वेरिएबल को डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी था। अब कैसे करोगे आप? जैसे कि लेट्स से var, और मैं लेता हूँ नंबर या जो भी, मतलब मेरा रोल नंबर, तो इसमें क्या स्टोर होगा? कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होगा इसके अंदर? ऑब्वियसली इसके अंदर नंबर ही स्टोर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, हाँ, टाइप स्क्रिप्ट में कुछ डेटा टाइप है तो मैं इसमें नंबर लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ वैल्यू 100। अभी इसके अंदर मैंने जो डेटा टाइप डाला हुआ है नंबर, तो नंबर ही स्टोर होगा, दूसरा कुछ स्टोर नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, तो इसके अंदर नंबर नहीं बल्कि आपको देना पड़ेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके अंदर जो है आपको ऐसे ही डेटा स्टोर करना, मतलब ये टाइप आपको देना जरूरी है यहाँ पे, और आप इस वेरिएबल के अंदर दूसरा कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे गलती से ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो तुरंत बता देगा कि यहाँ पे एरर है, आपको ये सॉल्व करना है कंपाइल टाइम पे। तो ये दो एरर जो है सॉल्व किए गए। तो क्या आप लोगों को समझा कि हमें टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ी जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल लैंग्वेज होने के बाद भी? Yes, sir.
दे आर टू मेजर रेस्टोरेंट कि ये लूजली टाइप या डायनामिक टाइप है, वो वेरिएबल में कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे। और दूसरा है कि वो जो एरर पहले ही पता होना चाहिए कंपाइल टाइम पे, रन होने से पहले जो एरर पता होने चाहिए उसका डिटेक्शन जो है, एरर का पता जो है रन टाइम के बाद यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद पता चलता था। ये दो मेजर डिसएडवांटेज थे, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अभी टाइपस्क्रिप्ट के बारे में हम लोग कुछ पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट में मुझे बताइएंगे कि क्या क्या फीचर्स है टाइपस्क्रिप्ट में और आपको क्या लगता है। तो पहला है कि ये डेटा टाइप जो है ये वेरिएबल, इसके अंदर जो डेटा टाइप है ये डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। और जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है वो सारे जो है इसके अंदर सपोर्टेड है। ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट का जो है डेटा टाइप जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते थे, और जो एरर डिटेक्शन है वो पहले हो जाएगा, डेटा टाइप हम पहले ही उसके डिस्कस करेंगे, सारी चीजें होंगी। और दूसरा और एक मेजर ये है, अब इसके भी डिसएडवांटेज है। देखो किसी भी चीज का एडवांटेज है तो उसका भी डिसएडवांटेजेस है, तो वो भी डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट जो है, टाइपस्क्रिप्ट 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 इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में ही थोड़ा सा एडिशनल फीचर डाले हुए हैं जो स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये टाइपस्क्रिप्ट जो है ये सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है। हेंस 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 जब हम इसे कंपाइल करते हैं, यानी जब हम इसे इसका और एक डिसएडवांटेज ये है कि ये it cannot run directly on browser। देखो ब्राउजर पे ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती, तो क्या करना होता है इसके लिए। तो तीसरा ऑप्शन है इसका और एक डिसएडवांटेज है, टू रन ऑन ब्राउजर we need to compile it in जावास्क्रिप्ट ओनली। मतलब कि टाइप फाइल आपकी जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल रहेगी, जैसे कि मानो यहाँ पे मेरा hello.ts नाम की फाइल है, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा, जैसे कि यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ num where num number इक्वल टू 10। सिंपल प्रोग्राम करता हूँ, देखो यहाँ पे console.log और यहाँ पे मैं num लिख देता हूँ, और इसे मैं जब इसे कंपाइल करूंगा तो ये जो है ये कौन सी फाइल जनरेट करेगा, तो hello.typescript ts फॉर द टाइपस्क्रिप्ट, ये वापस से hello.js को ही क्रिएट करेगा, और ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगी। मतलब कि एडिशनल एक स्टेप ऐड कर दी गई है। तो इसकी वजह से या तो ये कोड जो है वो डायरेक्ट ब्राउजर पे रन नहीं होता, पहले हमने जो कोड लिखा है hello.ts में वो कोड को कंपाइल करके हमें कौन से फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, कौन सी है ये बताइए, .js यानी जावास्क्रिप्ट। अब ये .जावास्क्रिप्ट फाइल हम लोग ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। एक स्टेप थोड़ी ज्यादा करनी होती है, इसके लिए इसका परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली किसी भी चीज में किसी भी प्रोसेस में अगर एक स्टेप ऐड कर देंगे तो वो जो स्टेप्स ऐड करने की वजह से वो प्रोसेस थोड़ी स्लो होगी। यस, दैट इज अ रीजन। तो इसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है इट स्लोज, परफॉर्मेंस विल बी स्लो देन जावास्क्रिप्ट। और डिटेल में मैंने नोट्स में जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट का दिया हुआ है। सो एनी कंफ्यूजन, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डोंट वरी।
ऑफलाइन वाला कोई ज्वाइन नहीं हुआ? आरती, हो सर। ठीक है, बताइए अभी कि स्लो क्यों है टाइपस्क्रिप्ट? क्योंकि उसका एक स्टेप और ऐड होता है और वो और रन घूम फिर के जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्टली ब्राउजर पर रन नहीं होता। ओके, ठीक है, गुड। ओके, सिमरन नहीं है क्या ज्वाइन? सिमरन मृदमयी? सब जॉइंट है सर। सर आहे जॉईन ती. ओके, हाँ, मृदमयी सिमरन बताइए अभी। स्लो. ओके, ठीक है, आप ठीक है, मुझे बताइए सिमरन मृदमयी कि टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी एक बेनिफिट बताइए, एडवांटेज बताइए, कोई भी एक। कोई टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी एक एडवांटेज बताइए, क्विक। राहुल राज, एक कोई भी एडवांटेज बताइए सर टाइपस्क्रिप्ट का। इसका ओप और डाटा टाइप दोनों यूज कर सकते हैं, इसका एडवांटेज है। हाँ, और इसका जो है हमने अभी पढ़ा है कि ये जो है स्टैटिक या स्ट्रॉन्ग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से रन टाइम में एरर डिटेक्शन रुक जाएगा, हमें पहले ही एरर पता चलेगा। ये दोनों जो मेजर डिसएडवांटेज है जावास्क्रिप्ट के, वो टाइपस्क्रिप्ट में कवर कर दिए गए। यानी कि ये जो है स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपाइल टाइम में एरर डिटेक्शन हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस है टाइपस्क्रिप्ट के। ठीक सर है, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। सर C++ इस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जी हाँ, बोलिए। तो उसको यूज कर सकते हैं देखिए, टाइपस्क्रिप्ट में? उसका जो सी प्लस प्लस का जो पर्पस है वो थोड़ा अलग है। लो लेवल में ज्यादा यूज होती है। डायरेक्ट वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है और काम करती है। दैट लैंग्वेज इज ऑलवेज फास्टर देन ऑल अदर लैंग्वेजेस। जी ठीक है, सर। तो उसका रीजन भी है, बट ये अपना अभी टाइम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम लोग ओके एंगुलर सर। या कोई भी फ्रेमवर्क में नहीं। वो ड्राइवर बनाने के लिए या कोई कंसोल गेम बनाने के लिए वो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम के लिए उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड। सो these are the programming languages we done। और अभी आप लोगों को एक पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी जरूरी है। तो जावास्क्रिप्ट में मैंने सब लोगों को वही करवाया है, कोर जावा में भी मैंने सभी लोगों को वही करवाया है, एंड देन अगेन टाइपस्क्रिप्ट में ये है। वेरी रेयर पीपल, एक या दो होंगे जो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पहला सेशन नहीं किया, उनको ये पता ना हो। लेकिन जिन्हें पता ना हो, यानी कि आप समझ लो, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट नहीं किया है उनका जावास्क्रिप्ट वापस से रिपीट होगा टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो चलिए, तो कंपैरिजन करना है दो लैंग्वेज का, इंग्लिश वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अमन, आर यू रेडी? यस सर, यस सर। इतना इको मत करना है दोस्त। ठीक है, चलो, इंग्लिश में ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वो होते हैं। 0 to 9 नंबर होते हैं, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है, ये जो इसे क्या कहते हैं, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं ना यहाँ पे, या स्पेशल सिंबल। और यहाँ पे भी ये होते हैं, लेकिन इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर। यस। फोर्थ वाला जो है, अभी अलग अलग कैटेगरीज का जो डेटा टाइप होते हैं, मतलब कि कैरेक्टर है, नंबर्स है, तो यहाँ पे डेटा टाइप भी आते हैं, बट हम लोग वो आगे देखेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट, जब हम ABCD को जोड़ के, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर एक जगह पे जोड़ते हैं, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? क्या बनेगा इंग्लिश में? वर्ड बनेगा।
लेकिन यहीं पे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं एबीसीडी जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, क्या कहेंगे उसको? यस। उसके बाद मल्टीपल वर्ड जब हम लोग बनाते हैं इंग्लिश में तो क्या बनता है उससे? और यहाँ पे क्या बनेगा? मल्टीपल वेरिएबल जो, यस, मल्टीपल सेंटेंस बनाते हैं हम लोग तो मल्टीपल स्टेटमेंट का क्या बनेगा यहाँ पे? पैराग्राफ। यहाँ पे क्या बनेगा? फंक्शन। मल्टीपल फंक्शन जहाँ पे लेते हैं तो वो क्या बनेगा? फंक्शन। मल्टीपल पैराग्राफ का क्या बनेगा आपका? एक पेज। एक पेज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? क्लास। मल्टीपल पेजेस का क्या बनेगा? एक लेसन या जो भी कुछ आपको कहना है, या स्टोरी व्हाटएवर। और यहाँ पे क्या बनता है? मॉड्यूल। नाइन्थ में बहुत सारे लेसन का एक सब्जेक्ट बनेगा या एक बुक बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? बहुत सारे मॉड्यूल अगर बहुत सारे मॉड्यूल अगर हम जमा करेंगे तो क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा। तो आपको एबीसीडी सीखना जरूरी है क्या? नहीं सर। नहीं, 0 to 1 to 3 तो सीखना जरूरी नहीं है। अभी ऑपरेटर में है प्लस माइनस वगैरह ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी दो चीजों से। पहला है वेरिएबल, तो वेरिएबल जो है ये क्या करता है बेसिकली, इसका रोल क्या होता है? द वेरिएबल का रोल है कि जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर जो भी हम लोग डेटा का इस्तेमाल करेंगे वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल के अंदर नहीं कह सकते हम लोग, कहाँ पे स्टोर करते हैं? वो जो डेटा है प्रोग्राम के अंदर वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, जिस मेमोरी को हम लोग कहते हैं कुछ, तो क्या कहते हैं बताओ? मेमोरी जो प्रोग्राम, हाँ, एक मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसका नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी मान लो तो अगर ये रैम के अंदर आप डेटा स्टोर करोगे, ये एक डेटा है, दूसरा ये एक डेटा है, और ये दोनों डेटा जो है इसके अंदर मैं स्टोर कर दे रहा हूँ उसको। लेट्स सी, ओके। लेकिन प्रोग्राम में मुझे उसे कुछ तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसका जो रैम के अंदर जहाँ पे इसका एड्रेस है ना, इसका एड्रेस ऐसा रहेगा। लेट्स सी, FFX 100FX ऐसा रहते हैं मेमोरी एड्रेस ऐसे। अभी आप मुझे बताओ कि ये एड्रेस हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रहेगा क्या, या एवरी टाइम हमें थोड़ी ना पता होगा? हमें निकालना पड़ेगा कि ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर की है। ये एड्रेस जो है ऐसे हमें निकालना पड़ेगा, और ये बहुत लेंथ होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। सर हेक्सा में एक्स तो नहीं लेते हैं? रहता ही है रह कि जाता किसी की, हाँ, मतलब ये मैंने एक ठीक है, अलग से रहेगा। डाला हुआ है, मतलब ये Yeah. नंबर जो है ना, नंबर के लिए, एग्जाम्पल के लिए जो डॉट डॉट है वो डाल दिया मैंने आपका। तो आप इसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये तो आप प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे मेमोरी एड्रेस लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नाम देते हैं, जैसे कि ए, इसे नाम देंगे बी, और जो इन दोनों का एडिशन करेंगे तीसरे इसमें उसको नाम देंगे लेट्स सी सी। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 200। 200। और ये स्टोर करेंगे तो प्रोग्रामेटिक यूज करने के लिए मैंने इसका नाम दिया सी। प्रोग्राम में ये कैसे दिखेगा? प्रोग्राम में देखो आप लोग ऐसे यूज करोगे, a इक्वल टू, लेट्स सी, a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200 एंड c इक्वल टू a प्लस b। तो आपको अभी ये मेमोरी का एड्रेस कंफर्टेबल है या ये जो नाम दिया गया है एबीसी ये कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो नेम होता है, इस नेम को क्या कहते हैं? इस नेम को कहा जाता है
वेरिएबल Variable. रैम के अंदर जहाँ पे डेटा स्टोर करता है और हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए वो पर्टिकुलर लोकेशन को एक नाम देते हैं, उसे कहा जाता है वेरिएबल। और ये उसके अंदर जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को कहा जाता है लिटरल और कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू कह सकते हैं या लिटरल कह सकते हैं, आपके मर्जी। तो इसका वेरिएबल का डेफिनेशन क्या बनेगा? तो वेरिएबल का डेफिनेशन जो है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा ये इतना काफी है। और अगर आपको कुछ और भी लिखना है, वेयर उल्टा लिखते हैं, वेयर वी स्टोर डेटा दैट नेम कॉल्ड वेरिएबल। इसका यूज किस लिए होता है? डेटा स्टोर करने के लिए। दैट्स इट, इट इज यूज फॉर द डेटा स्टोरेज। तो ये हो गया। अभी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला नियम ये है, रूल्स ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन के, वेरिएबल रूल्स। वेरिएबल डिक्लेयर करने के जो या नाम लिखने के जो रूल्स है, पहला जो होता है ये रूल्स फॉलो करना है। शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये मत कीजिए। दूसरा जो होता है डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या? कोई ऐसा लिखेगा नेम डॉलर, ऐसा ना लिखिए, ये भी नहीं लिखना चाहिए जब वेरिएबल का नाम लिखोगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट है, should not use white space, यानी कि रोल स्पेस नंबर ऐसा ना लिखिए, ये गलत है। आप ऐसे लिख सकते हैं रोल नंबर, ये नहीं चलेगा। व्हाइट स्पेस यानी कि ये जो ब्लैंक वाला स्पेस है ये चलेगा नहीं, एनी हाउ एनी कंडीशन नहीं चलेगा। और अभी क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए ये ध्यान में रखिए। ऑलवेज वेरिएबल का नाम जो हो वो पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर जो डेटा स्टोर किया गया वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर, तो आप लोगों को क्या समझेगा कि ये किसी का अकाउंट नंबर है। आधार कार्ड नंबर, तो आपको क्या समझेगा कि ये जो नंबर मैंने स्टोर किया हुआ है ये क्या है? आधार कार्ड का नंबर है। तो आप कोई लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड के लिए ACN ऐसे ना लीजिए, क्योंकि आपको समझेगा क्या कि ये ACN क्या है? बताइए मुझे। तो व्हाट इज अ रीडेबल? आपको कोड ऐसा लिखना है ताकि कोई भी रीड करेगा तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये क्या है। तो ये ध्यान में रखिए, रीडेबिलिटी इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट। और आगे भी मैं फंक्शन या जो रियल टाइम कोड क्वालिटी है वो भी हम लोग अच्छे से करेंगे। और ऑप्टिमाइज कोड लिखने के अलग अलग तरीके भी आपके जो स्क्रम मास्टर है, हमारे पास इतने अच्छे स्क्रम मास्टर है कि बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करके आपको बता सकते हैं अलग अलग तरीके से। दिल्ली के वो स्क्रम मास्टर है एंड शेयरिंग सम टाइम इन द पुणे एज वेल। उन्होंने बहुत बड़े एप्लीकेशन को जिनको जिनको 1 मिनट का टाइम लग सकता है वो 10 सेकंड में एप्लीकेशन का लोड कम कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन यानी कि फास्टर कोड होना चाहिए, प्रॉब्लम को उतना सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन वो आपको पढ़ने के लिए DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ने के लिए आपको अच्छे से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। वो आगे की बात है, फ्यूचर डेवलपमेंट, अभी नहीं। सो क्या आप लोगों को लिए कमांड बैक टू द पॉइंट, वेरिएबल आप लोगों को समझा? एनी डाउट? नो डाउट। मृदमयी, सिमरन, आरती, पूजा? क्लियर है सर? ओके ओके गाइड, वेरी गुड, नाइस।
तो आपको वेरिएबल का समझ में आया। अभी उसके बाद दूसरा जो है ये है स्टेटमेंट। उसके पहले हमें डेटा टाइप पता होने चाहिए कि डेटा टाइप में कौन से टाइप्स के टाइप ऑफ डेटा, अलग अलग तरीके का डेटा कौन सा अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। डेटा टाइप्स में क्या क्या होते हैं, दो तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि बिल्ट इन डेटा टाइप, जिसे हम लोग प्रिमिटिव यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बाय डिफॉल्ट ये बिल्ट इन डेटा टाइप आ चुके हैं। एंड दूसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड बिल्ट इन प्रिमिटिव, ये जो डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप का मतलब क्या है, अलग अलग तरह के डेटा, जैसे कि नंबर है, ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू है, ये अलग अलग तरीके से। बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसमें दो कैटेगरी है, पहली है बिल्ट इन, दूसरी है यूजर डिफाइंड। तो बिल्ट इन में क्या होता है, इट कम्स बाय डिफॉल्ट विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी साइज और उसमें क्या स्टोर होगा वो पहले से ही डिसाइड होता है। इट्स साइज एंड स्टोरिंग नेचर डिफाइंड, वी कांट चेंज। यानी कि अगर मैंने किसी वेरिएबल को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ where num, और ये डिफॉल्ट है नंबर लिखा इसे, तो इसके अंदर मैं वैल्यू यही डाल सकता हूँ और उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उतनी ही वैल्यू डालूंगा, इससे ज्यादा मैं वैल्यू उसके अंदर डाल नहीं सकता, तो नहीं डाल सकता मैं। तो ये डिफॉल्ट है। अब ये डिफॉल्ट जो बिल्ट इन है डेटा टाइप कौन से है, तो मेजरली देख लेते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये हम लोग मेजरली इस्तेमाल करते हैं। एनी भी एक है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर स्ट्रिंग यानी कि आप इसके अंदर सिर्फ अगर नेम ऐसे ही लिखेंगे, इसके अंदर नंबर ना लिखे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में। डबल कोट में लिख सकते हैं, सिंगल कोट में लिख सकते हैं। देन नेम जो टिक होती है, टिक ये वाली, इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे। नंबर आपको प्योरली नंबर ही लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और ये लिखना कैसे है, तो आपको कंपलसरी ये जो डेटा टाइप है आपको लिखना है, जैसे कि where name कोलन, कोलन देना है, और आपको टाइप डिफाइन करना है कि ये स्ट्रिंग होगा, नेम के अंदर स्टोर करेंगे स्ट्रिंग, और इक्वल टू इसके अंदर वैल्यू यही रहेगी, तो आपको यही वैल्यू डालनी है इस तरह से, ठीक है। देन नंबर के लिए एग्जांपल क्या है, where रोल नंबर, इस तरह से लिखता हूं, और इसके अंदर स्टोर होगा नंबर इक्वल टू 1 2 3, ऐसे ही होगा। देन बुलियन का एग्जांपल where स्टेटस कोलन बुलियन इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही अनडिफाइंड है, वॉइड है, इसके अंदर वॉइड भी है और अनडिफाइंड भी है, अनडिफाइंड भी है, और आप नल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी है। तो इसके एग्जांपल जो है हम लोग आगे देखेंगे। अभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या, कि जिसकी साइज जो है वो हम लोग खुद यूजर यानी डेवलपर डिफाइन करते हैं, उसपे कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं है, उसके अंदर क्या स्टोर करना है ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है, यूजर के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन किया जाता है, इसीलिए इसे यूजर डिफाइन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ये भी हम लोग पढ़ने वाले आगे, एरे एक्सेट्रा, ठीक है। अभी एरे के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, क्लास किसी भी नाम का बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के। तो ये है डेटा टाइप वाला काम आपका। तो सबसे पहले क्या आप लोगों को ये समझ में आया यहाँ तक, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? वेरिएबल और हमने डेटा टाइप को कवर कर लिया है, चलिए पूछिए कुछ क्वेश्चंस।
मृन्मयी, सिमरन, और आप लोगों को कंपलसरी ये प्रैक्टिस करनी है आपके स्क्रम कॉल से पहले। आपके स्क्रम मास्टर आपको ये बताएंगे। अभी ये प्रैक्टिकल है। आप बोलोगे कि सर ये तो अभी हमें टाइप स्क्रिप्ट में लिखना है और अभी हमें डेटा टाइप्स का प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप करना सिखा दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली करके भी दिखा दे रहा हूँ। आज हमारा लास्ट पॉइंट इसमें जो होगा वो है एनवायरनमेंट सेटअप। यानी कि इन्वायरमेंट सेटअप यानी कि हम लोग, हमारे लिए से क्या क्या चाहिए प्रोग्राम रन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए नोड जेएस। उसके बाद क्या चाहिए, टीएससी कंपाइलर, यानी ये टीएससी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। क्या चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर जो .ts फाइल को कवर करेगा। क्या सबके पास विजुअल स्टूडियो कोड है, ऐसा कोई है? तीसरा जो है वो VS कोड भी चाहिए इसके लिए। आपका आवाज कम हो किसी के पास कोई है ऐसा जिसके पास VS कोड नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड सभी के पास है? कौन है ऐसा जो नहीं है, वो बताइए। नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए, Node.js चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हो सर। हाँ, तो आपको Node.js के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आइए, लिखिए Node.js org। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप ये डालोगे, मैंने डॉक्यूमेंटेशन में वर्ड फाइल में भी लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आप ब्राउजर पे डालो तो आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है इसका, डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट। अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो ये चलेगा नहीं। आपके स्क्रम मास्टर से आप करवा लेना, देख लेना एक बार, आप चेक कर लेना कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। या तो गूगल कर लेना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, देख सकते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, अभी करंट कौन सा चल रहा है? 1.1.0 और LTS यानी लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टाइम सपोर्ट जो है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसे बोला जाता है, कि मतलब इसको ज्यादा दिनों तक सपोर्ट दिया जाएगा। देखो कोई भी चीज अगर तुरंत मार्केट में आ जाएगी ना एप्लीकेशन, तो उसे इस्तेमाल नहीं करते डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा पुराना होने देते ताकि यूजर का जो फीडबैक है वो लिया जाता है, उसके कॉन्स जो है यानी उसके डिसएडवांटेज जाने जाते हैं। तो ये जो है Node.js का कौन सा वर्जन है, 16.15.0 LTS, यानी कि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट देंगे, यानी लंबी दूरी तक सपोर्ट, कुछ भी इश्यू हो जाएगा तो Node.js वाले इसे सपोर्ट करेंगे। ओके, सो इसे आप लोग अभी डाउनलोड करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना है आपको, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है करके? आर यू एबल टू सी समथिंग? यस सर। Yes. ठीक है, तो ये करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल यानी कि इस पे ऊपर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट 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 कर देना, दैट्स इट, फिनिश कर देना। फाइनली कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अभी आपका इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं है, आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे CMD ओपन कीजिए। देखो CMD कैसे ओपन करते हैं ये भी बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करो, टाइप करो CMD और लिखो, क्या लिखना है आपको, नोड का जो भी Node-v। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, -v लिखने से आपको क्या पता चला, कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया नोड का? यस, ये आपका इंस्टॉल्ड है। अगर ये नहीं मतलब आपके सिस्टम में नोड जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू वैलिडेट नोड वर्जन यूज बिलो कमांड। कौन सी कमांड यूज करनी है, Node-v, ये कमांड है। आपको कहाँ पे यूज करनी है, बिलो कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, आपको ऑप्शन भी है, अगर आपके पास ऑलरेडी
अगर आपके पास ऑलरेडी VS कोड है अवेलेबल, तो आप क्या कीजिए, VS कोड को इस तरह से ओपन कीजिए जैसे आप रेगुलरली ओपन करते हैं। और मेरा सजेशन ये है, देखो वापस से बताता हूँ, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग क्या करो कि एक फोल्डर बनाओ जहाँ पे आपको, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हो, HTML की प्रैक्टिस करते हो, तो उसके लिए आप एक फोल्डर बनाओ। जैसे कि मैं हमेशा एक फोल्डर बनाता हूँ, मेरे पास ये एक फोल्डर है HD11 में। ये इसके अंदर मैं जैसे कि अभी यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ www. अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ ts.com, ये फोल्डर। अभी ये फोल्डर को मैं जो VS कोड है मेरा, विजुअल स्टूडियो कोड जो है, इसके अंदर ओपन फोल्डर कर देता हूँ। ठीक है, ये कर लो ताकि आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपका कोड, जो जितना भी कोड है सारा कोड जो है एक ही जगह पे रहेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। तो आप देखो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फोल्डर का नाम। तो सर ठीक है, और अभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। VS कोड में टर्मिनल दिखाई दे रहा है आपको, सर तो यहाँ से भी आप क्या ओपन कर सकते हो। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है टर्मिनल, यहाँ पे दिख रहा है? हाँ। लेकिन ये टर्मिनल अभी कौन से टाइप का है, PowerShell. आपको क्या टाइप चाहिए, CMD. यानी कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कर दिया। क्या आपको अभी कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेड है, कमांड प्रॉम्प्ट है। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चीज वहां पे आपको दिखनी है नोड, यानी कि आपको अलग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोड V। क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको वर्जन यहाँ पे ही टर्मिनल में, यही पे Yes. ये देखो। तो आपको अलग जगह पे जाने की जरूरत है अभी यहाँ पे नहीं, आपको अलग स्टेप जो है फॉलो करने की जरूरत नहीं। गाइज एक मिनट, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ यार, तो बीच में ही चार्जिंग चली जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, और ये आपने इंस्टॉल कर दिया है। क्या इंस्टॉल किया आपने, नोड को इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद क्या इंस्टॉल करना है आपको, क्या इंस्टॉल करना है स्क्रिप्ट आपको, कंपाइलर। हाँ टाइपस्क्रिप्ट। तो उसके लिए क्या लिखना है, npm। हाँ, npm भी जैसे ही नोड आप इंस्टॉल करते हो ना, तो डिफॉल्ट npm भी जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है Node.js के साथ में ही। अगर आपको चेक करना है कि npm नोड पैकेज मैनेजर करके होता है, कि सारे जो डाउनलोडेड पैकेज एंड एवरीथिंग को मैनेज करने का काम करता है, तो वो बाद में देखेंगे, हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका भी वर्जन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो भी सही से इंस्टॉल्ड है कि नहीं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, उसका भी npm PM-V। -v यानी कि वर्जन। तो देखो इसका वर्जन हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ कि इसका जो npm का टू वैलिडेट डेट npm वर्जन यूज बिलो कमांड। तो टाइप मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यानी कि ये भी है, लेकिन अभी भी TSC आपने इंस्टॉल किया क्या, नहीं किया। तो इसके लिए आपको क्या कमांड लिखनी है, देखो यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट में npm इंस्टॉल, और ग्लोबली करनी है इंस्टॉल मुझे, npm इंस्टॉल g, और क्या लिखना है आपको, टाइपस्क्रिप्ट -g, npm इंस्टॉल -g, और क्या इंस्टॉल करना है आपको, स्क्रिप्ट। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये इंस्टॉलेशन हो रहा है आपका। ठीक है, ये इस तरह से इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, दैट्स फाइन। तो क्या आप लोगों को TSC कंपाइलर इंस्टॉल करने में ज्यादा डिफिकल्टीज हो चुकी, No, sir. नो, नॉट एट ऑल। और विजुअल स्टूडियो कोड तो आपके पास ऑलरेडी है जो कि हमने लिया है। अभी देखो एक प्रोग्राम लिखता हूँ, अभी लिख रहा हूँ मैं हेलो डॉट, अभी ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं, कौन सी फाइल है ये मेरी, टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और आपको ये पता है कि डायरेक्टली ये जो फाइल है हम ब्राउजर में लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते हम लोग। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ where, लेट्स सी, यस कोलन, और यहाँ पे मैं स्टोर करना चाहता हूँ स्ट्रिंग,
और इसमें स्टोर कर देता हूँ मेरा नाम संतोष एंड मैं प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। आउटपुट दिखाने के लिए मैं ये कर देता हूँ और ये एस को जो है मैं प्रिंट कर देता हूँ। देखो यस मैंने इसका टाइप डिफाइन किया स्ट्रिंग और मैंने वैल्यू स्टोर की उसके अंदर संतोष और मैंने एस को जो है वो प्रिंट कर दिया है। क्या हम लोग इसे डायरेक्टली रन कर सकते हैं क्या अभी .ts फाइल को? नो, नहीं सर। नहीं कर सकते। पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी कि ट्रांसफाइलेशन करना पड़ेगा। इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफाइलेट करना पड़ेगा .js फाइल में। तो वो करने के लिए क्या कमांड है? वो करने के लिए क्या कमांड है? तो चलिए लिखते हैं tsc और क्या नाम है? hello डॉट टीएस आपके फाइल का नाम क्या है बताओ? हेलो डॉट टीएस ओके और ये क्या लिखा? टाइपस्क्रिप्ट अभी हमने कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये कंपाइल हो गया कोई एरर नहीं आया तो यहाँ पे आपको कुछ बदल दिख रहा है, कुछ समथिंग डिफरेंस दिख रहा है क्या ये पे कहीं पे आपको? यस सर, क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस? जेएस की फाइल की फाइल फाइल फॉर्म हो गई। हाँ, तो टाइपस्क्रिप्ट को जब ट्रांसफाइलेशन यानी कि टाइप ये जो टीएससी है, ये जो टीएससी है ये कन्वर्ट करता है यानी ट्रांसफाइलेट करता है जेएस फाइल में, वो जनरेट हो जाती है। और इसे रन करने के लिए यूज करना होगा नोड एंड hello.js। यानी मैं अभी टीएस फाइल को रन कर रहा हूँ क्या? देखो मैं कौन से फाइल को रन कर रहा हूँ JavaScript जेएस। और ये जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे जनरेट हुई? उसको चेंज किया हमने। हाँ, ये जो टीएससी कमांड है इस टीएससी कमांड ने जनरेट की ये JavaScript। जेएस फाइल। तो इसे देखो जो मुझे आउटपुट था मैंने क्या स्टोर किया यस में और आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये थोड़ा बाउंस गया आपका, कोई बात नहीं। मैं और एक लिख देता हूँ एडिशन, 2 नंबर का एडिशन करता हूँ एडिशन डॉट टीएस, ओ सॉरी टीएक्स हो गया, माय मिस्टेक। मैं इसे रीनेम कर देता हूँ टीएस यानी टाइपस्क्रिप्ट। चलो 2 नंबर का एडिशन कैसे करते हैं हम लोग? where num1, इसका जो टाइप होगा मुझे नंबर चाहिए तो क्या चाहिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर। मैं वैल्यू लेता हूँ 10 where num2 नंबर 20 और where सम यानी इनकी टोटल करनी है मुझे नंबर इक्वल टू num1 प्लस num2। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 30। कंसोल डॉट लॉग और इसे प्रिंट कर देंगे सम सेमीकोलन। क्या ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल डायरेक्टली रन होगी? नो सर। तो सबसे पहले ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रांसपाइलेट करना पड़ेगा यानी कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म समझ लो आप, ट्रांसपाइलेट करना पड़ेगा। ट्रांसपाइलेट करने के लिए कमांड क्या है आपकी? टीएससी और आपके फाइल का नाम क्या है? एडिशन डॉट टीएस एडिशन डॉट टीएस। ओके ठीक है, चलो ये कंपाइल ट्रांसपाइलेट हो चुकी, इसका नाम अभी क्या जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पे बताइए? एडिशन डॉट टीएस अभी इसे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोड और कौन सी फाइल जनरेट हुई? जेएस की फाइल। इसे रन करो, क्या आंसर आया? 30. 30। इज इट करेक्ट?